सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की सबसे बड़ी खबर, किस तरह से बारिश आफत का सबब बन गई है। सड़क से लेकर किचन तक बारिश ने आम इंसान की कमर तोड़ दी है। तो शुरुआत करते हैं सड़क से, शुरुआत करते हैं आम इंसान को हो रही परेशानी से। सबसे पहले आपको दिखाते हैं मुंबई की तस्वीर। ये देखिए तस्वीरें मुंबई में, जहां पर गाड़ियां डूबी हुई हैं, तिनकों की तरह पानी में गाड़ियां तैरती नजर आ रही है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए, किस तरह से विकराल बारिश मायानगरी पर आफतकाल की तरह टूट पड़ी है। आपको एक एक कर अलग अलग इलाकों की तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीर जहां पर आप देख रहे हैं जो बाइक है वो डूब गई है, कारें पानी में डूब गई है, गाड़ियां पानी में तैरती नजर आ रही हैं। दरअसल ये कोई नदी नहीं है, ये सड़क है जिसका इस्तेमाल रोजाना मुंबई करते हैं। बारिश विकराल, माया नगरी पर आफतकाल। डूबी मुंबई की सड़कें, डूबे सबवे, थम गई लोकल। तैरती मुंबई का यह मंजर देखकर रूह कांप जाएगी। आखिर मुंबई की एक सूरत कब बदल पाएगी? मॉनसून की बारिश और सड़कों पर दरिया जैसा मंजर। हर साल मायानगरी मुंबई से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। कुछ ही घंटों की बारिश के बाद क्या सड़कें, क्या घर, क्या स्कूल, क्या दफ्तर, क्या दुकान, सब तरफ सैलाब का विकराल पहरा हो गया। सड़कों पर गाड़ियां खिलौनों की तरह तैरने लगी, लोकल के पहिए थम गए और मानसून ने मुंबई की रफ्तार भरी जिंदगी में ब्रेक लगा दिया। दूसरा यातायात का जरिया जो है वो सड़क का, ये भी पूर्णतः किस तरह से ट्रैफिक से भर चुकी है। मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की ये तस्वीरें हैं जहां पर हजारों गाड़ियां इस तरह से रेंगते हुए आगे बढ़ रही है। मुंबई की ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की ये तस्वीरें देखने के बाद पता चलता है कि कितनी समस्या लोगों को आज के दिन उठानी पड़ रही है। एक ही बारिश हुई आज के दिन जिसके कारण पूर्णतः यातायात ठप हो चुकी है। मुंबई शहर का नज़ारा दूर दूर तक अगर देखेंगे आप तो इसी तरह से पूरी सड़क जाम आगे तक नज़र आती है। मायानगरी मुंबई में जैसे ही मानसून की बारिश शुरू हुई, कुछ ही घंटों की बारिश में पूरा मुंबई शहर समंदर की तरह तैरता नजर आने लगा। हिंदमाता, सायन, गांधी मार्केट, कुर्ला, सभी जगहों पर सड़कें दरिया बन गई। मुंबई में 6 घंटे में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। पानी निकासी के लिए बीएमसी ने 461 और रेलवे ने 200 मोटर पंप चलाए। इसके बावजूद हालात अभी तक सामान्य नहीं हुए हैं। मुंबई की मलाड की ये तस्वीरें देखिए। यहां सड़क पर एक कार 8 घंटे से फंसी रही। सुबह 5 बजे भारी बारिश की वजह से गाड़ी सबवे में फंस गई। स्थानीय लोगों की मदद से ड्राइवर को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन गाड़ी को नहीं निकाला जा सका। पानी का स्तर कम होने पर कार को बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस ने मलाड के सभी सबवेज को बंद कर दिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में बारिश की स्थिति की समीक्षा के लिए हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें सीएम ने सभी आपातकालीन एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया। कोस्टल रीजन के जितने डिस्ट्रिक्ट थे हमारे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, ये इसमें और पालघर में भी वो ऑरेंज अलर्ट है और एनडीआरएफ की टीम पहुंची है। अगर जरूरत पड़े तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स उसको भी इतला किया है, उनको भी सूचना दी हुई है। वो भी हमारी मदद के लिए हमेशा तैनात है। हर साल मुंबई वासियों को बारिश के मौसम में इसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बीएमसी की ओर से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। इस साल मुंबई नहीं डूबेगी, लेकिन मानसून शुरू होते ही सारे दावों की पोल खुल जाती है और इस बार भी महज कुछ ही घंटों की बारिश में बीएमसी की सारी तैयारियों की पोल खुलकर सामने आ गई। आप देख सकते हैं किस तरह से
बीएमसी का कर्मचारी नालियों में फंसा कचरा साफ करने में जुटा है। अगर यही काम पहले कर लिया गया होता तो मुंबई की यह हालत न होती। मुंबई का ये वायरल वीडियो देखिए। सड़क पर कमर तक पानी है और कुछ वॉलंटियर लोगों को चाय पिलाते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर मुंबई के दादर इलाके की है, जहां बारिश के बाद सड़क पर 3 फीट तक पानी भर गया है। न सिर्फ सड़कें बल्कि भारी बारिश के बाद रेलवे ट्रैक पर भी पानी भरने से ट्रेनों की रफ्तार थम गई है। मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाले लोकल ट्रेन के पहिए डूब गए। वसई रोड और अडवली खंड के बीच जल भराव की वजह से ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजिनेट किया गया है। वहीं कुछ ट्रेनों का डायवर्जन भी हुआ है। कुर्ला से लेके पनवेल तक, पनवेल से कुर्ला तक जो ट्रेनें चलती है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। ट्रेनें जो है काफ़ी धीमी रफ्तार से और इनकी संख्या भी कम हो चुकी है। जो ट्रेनें 4 से 5 मिनट के बाद रहती है वो 40 से 45 मिनट के बाद एक एक ट्रेन छोड़ी जा रही है। कारण यह है कि ट्रैक पर पानी भर चुका है। ट्रैक के पास में जो रेलवे के क्वार्टर्स है यहाँ पर भी पानी भर चुका है। सेंट्रल और हार्बर रेल लाइन फिलहाल शुरू हो चुकी है, लेकिन मौसम विभाग ने आगे भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कोस्टल एरिया में ऑरेंज अलर्ट जारी है, यानी मुंबईकरों को अभी मौसम से राहत की सांस नहीं है। मुंबई के हिंदमाता सायन, गांधी मार्केट, कुर्ला समेत कई इलाकों में सड़कें अभी भी दरिया बनी हुई हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, आपने जो भ्रष्टाचार किया है, प्रशासन और प्रशासक महानगर पालिका और आप, ये भ्रष्टाचार का ही परिणाम है कि लोग आज भुगत रहे हैं। तुम साइड पे जाके अपना फोटो सेशन कर भी लोगे तो उसका क्या फर्क है? नेचर नेचर है। तुमने बिल्डरों के फायदे के लिए जो निर्णय लिए है, उसलिए मुंबई का जो पानी समुद्र में बह के जाने वाला वो रोका गया है और आखिर उसका परिणाम रेलवे को भुगतना पड़ रहा है। 24 घंटे में मुंबई के सांता क्रूज इलाके में सबसे ज्यादा 267 mm बारिश हुई। सायन में 205, चेंबूर में 190, राम मंदिर में 172 mm की बारिश दर्ज की गई। मुंबई में जगह जगह जल भराव से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कहीं सड़क पर गाड़ी फंस गई तो कहीं पानी के बीच में गाड़ियां बंद हो जा रही हैं। लोग इस जल भराव से बीएमसी को जिम्मेदार मान रहे हैं। मुंबई से सटे थाने में भी भारी बारिश के कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। मौसम विज्ञान ने मुंबई, पुणे समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है। 9 और 10 जुलाई को हल्की बारिश से तेज बारिश हो सकती है। फिलहाल मुंबई में हालात सामान्य होते दिख रहे हैं, लेकिन कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। मौसम विभाग ने जिस तरह से अगले 24 से 48 घंटे के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी की, उससे आने वाले वक्त में मुंबई वालों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ऐसे में मुंबई के लोग बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर मुंबई की ये तस्वीर कब बदलेगी? कब देश की आर्थिक राजधानी बाढ़ बारिश की बदहाली से उबर पाएगी? अब इस बारिश का असर क्या हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। भारी बारिश की वजह से मुंबई में कई जगहों पर रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है, जिसके बाद कई रूट पर मुंबई लोकल को या तो डाइवर्ट करना पड़ा है या फिर रद्द करना पड़ा है। वहीं मुंबई आने जाने वाली फ्लाइट्स पर भी इसका असर काफी ज्यादा देखने को मिला है। बारिश की वजह से मुंबई में 50 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी है। मुंबई डिवीजन की 5 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई है। 12110 MMR CSMT ट्रेन को रद्द किया गया है। 11010 पुणे CSMT प्रगति एक्सप्रेस को रद्द किया गया है। 12124 पुणे CSMT डेक्कन क्वीन ट्रेन को रद्द किया गया है। 11007 CSMT पुणे डेक्कन ट्रेन को रद्द किया गया है। 12127 CSMT पुणे इंटरसिटी एक्सप्रेस को भी रद्द करना पड़ा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर आई, जल्दी से आपको बताते हैं। बड़ी खबर लिखा है स्क्रीन पर। मुंबई में भारी बारिश को लेकर अब IMD ने फिर से अलर्ट जारी कर दिया, यानी कि मुंबई वासियों की मुश्किलें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही हैं। भारतीय मौसम विभाग ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले मुंबईकर, अफवाहों पर ध्यान ना दें, ये BMC ने भी कहा है। सहायता के लिए 1916 डायल कर सकते हैं। मुंबई सिटी में 101.8 मिलीमीटर बारिश हुई और पेड़ गिरने के 40 कॉल रिसीव हुए।
सांता क्रूज में एक जगह आग लगने की खबर भी मिली है और बारिश की वजह से एक महिला की जान भी चली गई। लेकिन आफत बस इतनी भर नहीं है, एक और बुरी खबर है मुंबई के लिए, मायानगरी मुंबई के लिए। वो है हाई टाइड का खतरा। मरीन ड्राइव के इलाके में लोगों को आने से पुलिस रोक रही है ताकि हाई टाइड के दौरान किसी तरह का कोई हादसा ना हो जाए। माना जा रहा है कि हाई टाइड के दौरान समुद्र से उठने वाली लहरों की ऊंचाई 4.5 मीटर तक जा सकती है। वहीं रात 1:41 पर लगभग 4 मीटर ऊंची लहरें उठने की संभावना भी जताई जा रही है। तमाम दावों के बावजूद मुंबई में रहने वाले लोगों को बारिश के सीजन में कई दिनों तक काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और ये कोई इस साल की कहानी नहीं है दोस्तों, ये हर साल की कहानी है। हर साल मुंबई की यही हालत होती है। हर साल मुंबई इसी तरह से बाढ़ बारिश के पानी से जूझती है। हर साल आर्थिक राजधानी मुंबई को बारिश की वजह से हजारों करोड़ का नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं मानसून में जल भराव के कारण 63% उत्पादकता घट जाती है। यूएसटीडीए और केपीएमजी की रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से 2015 के बीच बारिश के चलते मुंबई में 14,000 करोड़ का नुकसान हुआ है और इस दौरान 3,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। सवाल ये पूछना चाहता हूं कि हजारों करोड़ के बजट के बावजूद बीएमसी मुंबई को बारिश की बदहाली से क्यों नहीं निकाल पाती है? आखिर इसकी वजह क्या है? 2024-2025 के लिए बीएमसी का 59,954.75 करोड़ का बजट था। अब तक 10,538 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 2023-2024 के बजट से 10.5% इस बार का बीएमसी का बजट ज्यादा किया गया। बीएमसी का बजट भारत के 8 राज्यों के सालाना बजट से भी ज्यादा होता है, लेकिन तस्वीर हर साल वही होती है, कहानी हर साल वही होती है। और सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर हर साल मुंबई भारी बारिश की वजह पानी पानी क्यों हो जाती है? ड्रेनेज की समस्या क्या है मुंबई के लिए? दुनिया के ज्यादातर शहरों में बारिश का पानी जमीन में समा जाता है, लेकिन मुंबई का 90% पानी ड्रेनेज के जरिए निकाला जाता है। और ये ड्रेनेज सिस्टम पुराना होने की वजह से पानी जल्दी बाहर नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से निचले इलाके डूब जाते हैं। नालियों की सफाई भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है मुंबई में। मुंबई में नालियों की नियमित सफाई नहीं होने का आरोप लगाया जाता है, जिस वजह से नालियों में कूड़ा भर जाता है। बारिश के दौरान नालियां जाम होने की वजह से पानी नहीं निकल पाता और जल भराव की स्थिति होती है। अतिक्रमण भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुंबई की बड़ी आबादी निचले इलाकों में बसी है, जो पानी के लिए संवेदनशील है। यहां पर पानी के पार निकलने या जमीन से जाने की वैसी व्यवस्था नहीं है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर जाता है। अधिकारियों के साथ जनता की लापरवाही, ड्रेनेज सिस्टम पर काम करने वालों की लापरवाही तो है, अधिकारियों का ढीला रवैया भी कई बार सामने आया, शिकायतें मिली हैं। नगर पार्षदों का काम पर ध्यान न देना भी एक मामला है, जिसको लेकर आम जनता आरोप लगाती है। लेकिन कूड़ा फैलाना भी बारिश के मौसम में शहर की हालात को खराब करते हैं। इसकी जिम्मेदारी आम लोगों पर होनी चाहिए। प्लास्टिक का ज्यादातर इस्तेमाल, शहर के कूड़े में बड़ी मात्रा प्लास्टिक की है, जिसमें पॉलिथीन के शामिल होने से समस्या बढ़ जाती है। बारिश में यही पॉलिथीन और बॉटल्स नाली को जाम कर देते हैं, जिसकी वजह से मुंबई डूबती है। मुंबई की इस हालत के लिए बीएमसी भी जिम्मेदार है। खराब काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को अपने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से फिर से काम मिल जाता है और वो लगातार काम करते हैं, लेकिन उनके काम का कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन मुंबई को बचाने का तरीका क्या है? पिछले 2 दशक में महाराष्ट्र में कई सरकारें बदली हैं, लेकिन हर बार बारिश शुरू होते ही मायानगरी मुंबई डूबने लगती है। ऐसे में सवाल यह है कि देश की आर्थिक राजधानी को इससे बचाया कैसे जाए? पिछले कुछ समय से मुंबई में जापान की मदद से अंडरग्राउंड डिस्चार्ज चैनल बनाने की बात हो रही है। यह प्रोजेक्ट जापान ने अपने शहर टोक्यो में तैयार किया है। असल में टोक्यो में 3.5 करोड़ से ज्यादा आबादी हमेशा बाढ़ के खतरे में जीती है। जापान के मौसम विभाग की माने तो यह शहर समुद्र तल से नीचे जा चुका है। अपने लोगों को बचाने और इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए जापान ने अंडरग्राउंड चैनल बना दिया है। बाढ़ का पानी और अतिरिक्त पानी इस चैनल में गिरता है, जहां से पंप के जरिए इसे ईडो नदी में छोड़ दिया जाता है। मुंबई को स्पंज सिटी की तरह डेवलप करने की भी बात हो रही है। स्पंज सिटी वो कॉन्सेप्ट है जिसमें शहर स्पंज की तरह काम करे, यानी पानी अंदर ही अंदर सूखता चला जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि साफ सफाई ना होना। जापान के लोग साफ सफाई पर बहुत ध्यान देते हैं और कूड़ा नहीं फैलाते हैं, जबकि हमारे समाज में ये आदत अभी डेवलप होनी बाकी है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर कठुआ से आ रही है। जल्दी से ब्रेकिंग न्यूज लेकर आइए। कठुआ से ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, सामने आपके रखते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 4 जवान शहीद हुए हैं। आतंकी हमले में 6 जवान घायल भी हुए हैं। कश्मीर टाइगर्स नाम के ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ली है। डोडा में मारे गए लोगों का बदला बताया है।
रमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से लाइव लेकर आइए रमन को स्क्रीन पर लाइए। रमन, क्या खबर मिल रही है इस हमले के बारे में? कैसे हमले को अंजाम दिया गया और किसने जिम्मेदारी ली है? जी हाँ, बिल्कुल विवेक, देखिए एक बार फिर कहीं ना कहीं आतंकवादी एक बड़ा हमला करने में कामयाब हो गए हैं और इस बार निशाना बनाया गया है कठुआ का मचेड़ी इलाका में, जहां पर भारतीय सेना का एक काफिला जा रहा था, उस पर घात लगाकर हमला किया गया, जिसमें 4 जवान शहीद हुए हैं और 6 जवान जो हैं अभी गंभीर रूप से जख्मी हैं। जानकारी ये मिल रही है कि इसमें बाकायदा स्नाइपर गन और जो रॉकेट लॉन्चर है उसका इस्तेमाल आतंकवादियों ने किया है और सीधे गाड़ी को निशाना बनाया है, जिसमें ये 14 लोग पहले गंभीर रूप से जख्मी होते हैं, जिसमें 4 की जो है वो शहादत हो जाती है। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इंसिडेंट है। साथ ही साथ में कश्मीर टाइगर जो जैश ए मोहम्मद ग्रुप का एक आतंकी ग्रुप का एक संगठन है, जो कश्मीर टाइगर के नाम से अपने आप को पोस्टर कहीं ना कहीं करता है, उसने ये जिम्मेवारी ली है और उसने कहा है कि 26 जून को जो डोडा के गंदो इलाके में भारतीय सेना का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें 3 आतंकियों को मौत के घाट उतारा था, वो भी जैश ए मोहम्मद के थे, उनकी मौत का बदला जो है वो लिया गया है। इस तरीके का लेटर जो है वो जारी किया गया है जैश ए मोहम्मद यानी कि कश्मीर टाइगर की तरफ से, और उसमें यह भी कहा गया है कि आने वाले दिनों में इस तरह के हमले जो हैं वो और होंगे। फिलहाल वो पूरा इलाका जो मचेड़ी का इलाका है उसे सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेर लिया है और वहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। मॉडस ऑपरेंडी अगर आप देखेंगे तो ये हमेशा उसी समय का जो है वो चुनाव करते हैं जब शाम का टाइम हो और रात होने वाला हो। तो आज एक बार फिर उसी तरीके का समय का जो है चुनाव किया गया है और इसमें 4 शहीद जवान जो हैं भारतीय सेना के शहीद हो गए हैं। अब उन आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान जो है वो कठुआ के मचेड़ी में शुरू हो चुका है। विवेक, रमन, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, जवानों की मूवमेंट की जानकारी इन आतंकियों तक कैसे पहुंच जाती है और उनको कैसे पता चल जाता है कि फलाने रूट से जवान निकलने वाले हैं, या फिर जवानों का मूवमेंट इतना ज्यादा है घाटी में कि वो हमेशा आतंकियों के इस तरह से निशाने पर रहते हैं? विवेक, देखिए जिस तरह के आज हमने आपको कुलगांव से भी एक रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें एक घर के अंदर अलमारी के अंदर ही हाइड आउट बनाया था आतंकियों को छुपाने के लिए। तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ एक ऐसे लोग जरूर हैं जो OGW यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में आतंकियों के लिए काम कर रहे हैं, जो उनको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं और उसी टेररिज्म के इकोसिस्टम को ध्वस्त करने के लिए जम्मू कश्मीर में लगातार सिक्योरिटी एजेंसीज हो, भारतीय सेना हो या जम्मू कश्मीर का प्रशासन हो, वो लगा हुआ है। ये जो ऑपरेशन है ये बेसिकली एक बहुत दूर दराज का इलाका, कठुआ के बिलावर के ऊपर मचेड़ी पड़ता है और आपको याद होगा कि मई महीने में इस इलाके में एक ऑपरेशन हुआ था जब एक SPO जो है जवान जो है वो मारा गया था आतंकी फायरिंग में। उस वक्त जब सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था तो उधमपुर पुलिस ने 6 आतंकवादियों के स्केचेस जो हैं वो जारी किए थे। ये वही आतंकवादी हैं जिसमें से 3 आतंकवादियों को तो मौत के घाट उतार दिया था कठुआ के डोडा के इलाके में। लेकिन फिलहाल इस इलाके में ये जो पूरा रिज है, चाहे कठुआ हो, चाहे उधमपुर हो, चाहे डोडा हो, ये पूरी रिज जो है एक साथ मिलती हुई रिज है। एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर आसानी से जाया जा सकता है, घना जंगल है और इस घने जंगल का फायदा एक आखिरी सवाल, रमन, एक आखिरी सवाल, जिन आतंकियों ने हमला किया क्या वो आतंकी घेर लिए गए हैं? क्या उनके खिलाफ सर्च ऑपरेशन लॉन्च हो गया है? जी देखिए, आतंकी हमला करने के बाद जंगल के इलाके में निकल गए हैं, लेकिन अब उस पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। आप भी समझ सकते हैं कि जब ऑपरेशन होता है तो सबसे पहली प्राथमिकता होती है जो इंजर्ड हैं उनको किसी ना किसी तरीके से बचाया जाए और रेस्क्यू करवाकर अस्पताल पहुंचाया जाए। इस बीच रीएनफोर्समेंट को बुलाया गया। अब उस रीएनफोर्समेंट ने मचेड़ी का जो पूरा जंगल है उसको घेर लिया है। माना यह जा रहा है कि आतंकी उसी जंगल के अंदर छिपे हुए हो सकते हैं, क्योंकि ये आतंकी जो है गोरिल्ला वारफेयर में महारत हासिल है। ये पाकिस्तानी आतंकी हैं, अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं और जिस तरीके का ये हमला कर रहे हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वेल ट्रेंड है। तो इनकी ये एक हमेशा से रूटीन रहती है, इनकी एक स्टाइल बन गया है इनका हमला करने का कि मारो और जंगल के अंदर मुझे लगता है कि इन आतंकियों को इनका अंजाम पता होगा। इन्होंने अगर हमला किया है तो इनको पता है कि भारतीय सेना इनके साथ क्या करने वाली है। रमन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए और लाइव और ब्रेकिंग न्यूज हमें देने के लिए। तो ये एनकाउंटर को लेकर जो भी अपडेट ब्रेकिंग न्यूज आई है आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर की बात करते हैं, किचन में कोहराम। जी हां, आज बारिश की मार आम इंसानों के साथ साथ सब्जियों पर भी पड़ रही है। हरे साग सब्जियों की कीमत में उछाल देखा जा रहा है और ये किचन का मामला खराब कर रही है। आज इसी खबर का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले आप तस्वीर देखिए किस तरह से इन दिनों बाजार में भीड़ लगती है हरी सब्जियों के लिए, और जब बारिश होती है तो सब्जियों की कीमतों में उछाल देखा जाता है। अमूमन ऐसा होता है, लेकिन इस बार ये महंगाई कुछ ज्यादा बड़ी हो गई है और लोगों के घरों में चर्चा का विषय बनी हुई है। महंगाई के इस दौर में हर किसी की इच्छा होती है कि 2 पैसे बचा ले, कुछ रुपए सेव कर ले, खासकर गृहिणियां ऐसा जरूर करती हैं। लेकिन बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि सब्जियां आग उगल रही हैं।
और मुझे इस वक्त भी यकीन है कि आपके घर में भी इस वक्त इस खबर पर चर्चा होती होगी। इन दिनों इस मामले पर आप लोग बात करते होंगे कि भाई सब्जियों की कीमत में इतनी उछाल कैसे है। बारिश का मौसम है, लेकिन इस मॉनसून में फल और सब्जियों की महंगाई की मार ऐसी है कि जेब सब्जी खरीदने की इजाजत दे ही नहीं रहा। गृहिणियों के किचन का बजट बिगड़ता जा रहा है। फल और हरी सब्जियों की इन तस्वीरों को देखकर आपको भी इन्हें खरीदने का मन कर रहा होगा। हरी भरी सब्जियों को आप भी अपने किचन के लिए ले जाना चाहते होंगे, लेकिन इन्हीं सब्जियों की वजह से किचन में कोहराम मचा हुआ है। अगर आप इन्हें खरीदने निकलेंगे तो आपकी जेब ढीली हो जाएगी। सब्जियों के दाम इस समय आसमान को छू रहे हैं। जो भी बिना दाम जाने सब्जी खरीदने पहुंच रहा है वो शौक हो रहा है। दाम सुनकर उसके होश उड़ रहे हैं। आप में से कई लोगों ने इसका अनुभव तो कर ही लिया होगा। पिछले कुछ ही दिनों में फल सब्जियों के दाम तेजी से बढ़े हैं और अगर कुछ दिन से आप सब्जी खरीदने नहीं गए हैं तो थोड़ा ठहरिए। सब्जी की दुकानों पर पहुंचे इन लोगों को सुन लीजिए। महंगाई देख रहे हैं कितनी चरम पे। पहले हम सब्जी लेके जाते थे, एक झोला भर जाता था हमारा। अब 2 झोले भी नहीं भरे हमारे। लौकी 40 रुपए किलो थी और अब 80 रुपए किलो। भिंडी 60 रुपए किलो थी, 80 रुपए किलो। हर सब्जी महंगी हो गई। बहुत सारे बढ़ा हुआ है, ये तो पूछा मत करो, बहुत बढ़ा हुआ है। पिछले बार तो लहसुन था 100 रुपए किलो, 80 रुपए किलो। इस बार तो 180 रुपए, 200 रुपए किलो। हाँ, बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। मैं हर 3 दिन के बाद आती हूँ। टमाटर 90 रुपए किलो है और करेले 80 रुपए किलो है, भिंडी 80 रुपए किलो है, तोरे 80 रुपए किलो है। प्राइस बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है। हरी सब्जी तो बहुत महंगी है। ये हालात किसी एक शहर, एक कस्बे के नहीं हैं, बल्कि इससे करीब करीब पूरा देश जूझ रहा है। सब्जी खरीदने पर अमूमन सब्जी वाला धनिया मिर्च फ्री में देता है, लेकिन अब उसके लिए भी जेब ढीली करनी पड़ रही है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सब्जियों पर महंगाई की मार किस कदर पड़ी है। इसी वजह से लोगों की थाली से हरी सब्जियां गायब हो रही हैं। दुकानदार भी कह रहे हैं कि मंडी में सब्जी कम आ रही है, जिससे उन्हें मजबूरी में महंगी सब्जी खरीद कर बेचना पड़ रहा है। जहाँ से आ रहा है माल में पैदावार भी कम है वहाँ पे, इसलिए वहीं पे तेजी ज़्यादा है। वहाँ से यहाँ आते हुए भाड़ा भी इतना ज़्यादा है कि और तेजी हो जाती है, जिसके कारण खरीदार, बेचने वाले, उनको भी परेशानी आ रही है। सब्जियों की बात करी जाए तो सभी आइटम महंगा, सस्ता तो कुछ नहीं है सब्जी के अंदर। अभी इस टाइम पर सभी आइटम महंगा है। अदरक जैसा, धनिया जैसा सभी आइटम महंगा है। जो लोकल सामान आता है तो सस्ता रहता है, बाहर से सामान आ रहा है अभी इस टाइम पर, इस कारण सस्ता नहीं है सामान, महंगा है सामान। हर सब्जी में पड़ने वाला टमाटर, प्याज, मिर्च के दाम तो रुला ही रहे हैं। आलू भी अपने तेवर दिखा रहा है। भिंडी, धनिया, गोभी, लहसुन, लौकी, केरी, टिंडे, शिमला मिर्च, करेला, अरबी, बैगन समेत लगभग सभी सब्जियों के दाम पिछले 15 दिनों में दोगुने हो चुके हैं। यानी इस बारिश में एक कप चाय के साथ पकौड़े का स्वाद लेना महंगा पड़ रहा है। मिर्ची अभी रोज का अप डाउन हो जाता है। कभी माल कम आ जाता है तो फिर भाव बढ़ता है, ज्यादा आता है तो भाव कम हो जाता है। जैसी सब्जियां आएगी आड़तिया से, किसानों से आड़तिया से इनके आएगी, और पहुंचते पहुंचते सब्जी महंगी हो जाती है। लेकिन हर आदमी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से खरीदता है। सब्जियों के दाम अचानक से इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि तेज बारिश से कई राज्यों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। किसानों की फसल चौपट हो गई है। सब्जियों के ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो रही है, इसलिए मंडियों में सब्जियों की आवक कम है और यही वजह है कि सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को अपनी किचन को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। किचन में सब्जियों की महंगाई से कोहराम मचा हुआ है। चलिए अब आपको बताते हैं सब्जियों के रेट क्या है। वैसे आप लोगों में से ज्यादातर जो लोग शो देख रहे होंगे या सब्जी खरीदने जाते होंगे उनको पता होगा कि इन दिनों सब्जियों की कीमत मार्केट में क्या है। लेकिन सब्जियों के रेट आज की तारीख में अगर बात की जाए तो सबसे पहले आलू की बात की जाए, जो 15 से 20 रुपए के आसपास बिक रही थी, आज 50 रुपए तक रेट है। प्याज जो 25 से 30 रुपए किलो, आज 55 से 60 रुपए किलो तक है। टमाटर 35 से 40 रुपए की कीमत थी, आज 100 से 110 रुपए तक पहुंच गई। भिंडी प्रति किलो 40 से 45 रुपए के रेट पर मिल रही थी, तो अब 80 से 90 रुपए प्रति किलो की रेट। इसके अलावा लौकी की बात करें जो 20 से 30 रुपए, अब कीमत
60 से 70 रुपए। तो तोरई अगर बात करें 50 से 60 रुपए, आज की तारीख में कीमत 100 से 120 रुपए। ये देखिए रेट लिस्ट हमने आपके सामने रख दिया है, आप इसको मिला सकते हैं अपने इलाके के रेट के हिसाब से। आलू 60 रुपए तक, प्याज 60 रुपए तक, टमाटर 110 रुपए तक, भिंडी 90 रुपए तक, यानी कि तमाम सब्जियों की कीमत आज की तारीख में दोगुनी हो चुकी है। इसके अलावा दूसरी सब्जियों की भी बात करें, उनके रेट्स भी बढ़कर लगभग दोगुने के आसपास पहुंच गए। तोरई की कीमत 120 रुपए प्रति किलो, शिमला मिर्च इन दिनों 180 रुपए तक प्रति किलो, बैंगन इन दिनों 70 से 80 रुपए तक प्रति किलो, अदरक की कीमत 300 रुपए तक प्रति किलो तक पहुंच गई। अरबी 40 से 50 रुपए मिलने वाली अरबी आज की तारीख में 90 से 100 रुपए, गोभी 110 से 120 रुपए किलो, धनिया 300 से 310 रुपए प्रति किलो, वो धनिया जो आपको सब्जी वाला सब्जी खरीदने पर थोड़ी सी ऐसे ही दे देता था। अब आपको देश भर के सब्जी मार्केट की सैर कराते हैं और बताते हैं कि शहर दर शहर सब्जियों के रेट क्या चल रहे हैं, सब्जी बेचने वाले क्या कह रहे हैं और सब्जी खरीदने वाले क्या कह रहे हैं। आइए जानते हैं। जहां एक तरफ बढ़ रहे आलू, प्याज और टमाटर की महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है, तो वहीं सब्जी दुकानदारों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब ये मंडी जाते हैं तो उन्हें जिस भाव में सब्जियां मिलती हैं उसी भाव में इन्हें बेचने पर ये मजबूर हो गए हैं। और ऐसे में इनसे बात करेंगे। राम बाबू जी, आप सब्जी की ठेली लगाए हैं, कई प्रकार की सब्जी आपके पास है, ये बताइए सब्जी की महंगाई पर क्या कहेंगे आप? सब्जी की महंगाई बारिश की वजह से हो रही है। पीछे जो है ना फसल बारिश से खराब होने के कारण सब्जी की रेट थोड़ी सी बढ़ जाती है। बरसातों में हर साल सब्जी की रेट बढ़ जाता है। आपके अभी रोजी रोटी पे कितना असर पड़ रहा है? बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। इस टाइम तो सब्जी में नुकसान ही हो रहा है। सब्जी बेच रहे हैं फिर भी नुकसान हो रहा है हमारा। नुकसान हो रहा है जी। ये बताइए आपके यहाँ टमाटर भीगा हुआ सामान सारे एक दिन में बिक गया तो ठीक है ना, तो कल होकर के नुकसान हो जाता है। कल होकर नुकसान, हाँ, खराब हो जाता है। टमाटर के दाम कितने हैं? टमाटर 80 रुपए रिटेल में बेच रहे हैं, ऐसे 1600-1400 रुपए की क्रेट आ रही है मंडी से। अच्छा, और ये यहाँ पे खीरे का दाम कैसे है? खीरा 1 किलो रिटेल में 50 है, ऐसे 40 का लाता हूँ। लौकी 60 रुपए किलो है। 60 रुपए है। बैगन 80-60 दोनों रेट बेच रहा हूँ। 80 और 60 दोनों बेच रहे हैं। बढ़िया वाला 80 है, जो काना उना होता है वो 60 रुपए किलो होता है। अच्छा, सुने हैं कि मिर्ची और धनिया के भी भाव आसमान। मिर्ची बारिश में भीगने से मिर्ची सड़ने लगता है। जो अच्छा मिर्ची होता है उसकी रेट के डिमांड बढ़ जाता है। हाँ, तो कैसे भाव बेच रहे हैं? 100 रुपए किलो मिर्ची है। 100 रुपए किलो मिर्ची। और धनिया 200 रुपए किलो है। 200 रुपए किलो है। लोकल धनिया मिल नहीं रहा है, इसलिए शिमले वाला धनिया सब आ रहा है। बाहर से धनिया जो आता है दिल्ली में, इसलिए महंगा है वो। अब आपको दिल्ली से लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और जानते हैं लखनऊ में सब्जियों की कीमत, सब्जियों का दाम क्या है, जिसे सुनकर लोग परेशान हैं। हम इस वक्त लखनऊ के गोमती नगर के सब्जी मंडी में हैं, जहां हम सब्जियों के भाव जानने पहुंचे हैं। और जब हमने सब्जियों के भाव जाना तो हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि यहाँ पर इस दुकान पर कोई भी सब्जी जो है वो 100 रुपये या 80 रुपये से कम नहीं बिक रही है। मिश्रा जी, ये सब्जी खरीदने आए आप गोमती नगर में, तो आपको महीने भर पहले के दाम में और अब के दाम में कुछ फर्क दिखाई दे रहा है? हाँ, फर्क तो बहुत है। 20-25% का फर्क तो है। होंगे सब्जी खरीदने। रेट अभी बढ़े हैं। हम बढ़ते रहते हैं। वहाँ के मुकाबले अदर देन गोमती नगर रेट बढ़ते रहते हैं। यहाँ के बढ़े हुए रेट से कुछ फर्क पड़ता है आप लोगों को? सभी फर्क पड़ता है। रेट पैसा ज्यादा जा रहा है। अब आप एक बात है, करौंदा भी लिया है 80 रुपए पाव है। करौंदा 80 रुपया पाव, अभी आधा पाव लिया उस समय। आप बताइए है। और आम 100 रुपए किलो है, अभी 1.5 किलो लिया है, 150 रुपए लिए उसने। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। राम प्रसाद जी, आगे आइए जरा। तो ये बताइए कि जरा आपने सब्जियों के भाव बताइए। जैसे टमाटर है 100 रुपए किलो, टमाटर 100 रुपए, आलू 40 रुपए किलो, प्याज 40 रुपए किलो, और शिमला मिर्च 160 रुपए किलो, करौंदा ये भाई साहब जो कह रहे थे 80 का पाव, 80 का पाव यानी 320 रुपए किलो जी। और परवल का क्या भाव है? परवल 100 रुपए किलो। परवल 100 रुपए किलो, पहले तो 80 रुपए था, अभी परसों आए थे जो चीजें 50-60 बिक रहे थे, इस समय 80-90 रुपए बिक रहे हैं। अच्छा। दिल्ली से आते बरसात में आधी सड़ जा रही है। अभी तक टमाटर जैसे आ रहा था 25 किलो का है, इसमें बरसात को जैसे 10 किलो सड़ जा रहा है, तो इसीलिए उसका रेट बढ़ जाता है। तो बारिश की वजह से सब्जियां बहुत खराब हो रही हैं और डिमांड उतनी ही बनी हुई है, जिसकी वजह से कीमत बढ़ रहे हैं।
आपको लिए चलते हैं बिहार। बिहार में भी बारिश के हालात है, लोग परेशान है, तो दूसरी तरफ किचन का भी बुरा हाल है क्योंकि सब्जियों की कीमत बढ़ गई है। तस्वीर आप देखिए, बिहार की मार्केट की तस्वीर है जहां पर सुबह सुबह सब्जियों की दुकान सज जाती है, लेकिन कहानी वही है जो लखनऊ में है, जो दिल्ली में है। एक रिपोर्ट देखिए। सब्जियों की कीमत में बेतहासा वृद्धि देखने को मिल रही है और ये सिर्फ हरी साग सब्जियों में नहीं है, बल्कि प्याज और आलू की भी कीमतें आसमान छू रही हैं। आम आदमी पूरी तरह से परेशान है, जेब पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ रहा है। हम पूछते हैं कि क्या कीमतें हैं अभी और उसके पीछे वजह क्या है। आपने तो पूरा ठेला लगा रखा है, क्या क्या रेट है? आलू का रेट पहले बता दीजिए। आलू 50 बिक रहा है, प्याज 60 बिक रहा है, भिंडी 100 बिक रहा है, परवल 80 बिक रहा है, टमाटर 100 बिक रहा है, नेनुआ 60 बिक रहा है, बैगन 80 बिक रहा है, झिंगुनी 100 बिक रहा है, खरो 120 बिक रहा है, बंदा 80 बिक रहा है, शिमला 60 रुपये पौवा है, खीरा 60 रुपये पौवा। शिमला मिर्च यानी कि इसके हो गया 240 रुपये किलो। और गाजर 30 रुपये पाव बिक रहा है, 120 रुपये किलो। करेला 30 रुपये पाव बिक रहा है, 120 रुपये किलो करेला भी। चठल बिक रहा है 40 रुपये पाव, तो वो भी हो गया 120 रुपये, 160 रुपये। हाँ, खीरा बिक रहा है 80 रुपये किलो, कुंदरी बिक रहा है 60 रुपये किलो। सब्जी इतना महंगा हो गया है, क्या खाएगा आम आदमी? अब सस्ता हो या महंगा हो, खाना तो है ही। थोड़ा कम खाएंगे, जेब पर जो है दबाव पड़ गया। जी 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 जी। कैसे मैनेज कर रहे हैं भाभी जी, कैसे मैनेज कर रही हैं घर का बजट? क्या किया जाए, महंगाई तो इतना है कि छोटा से छोटा परिवार में 500 रुपये खर्चा है और इनका देखिए रही हैं, जितना सामान अभी इनको देख रहे हैं उतना हम बंद करे घड़ी भी देखते हैं। बिक नहीं रहा है, नहीं रहा है, ये विडंबना है। अब देखिए, एक बड़ी बात इन्होंने कही कि जितना ये सामान लेकर के आई हैं अभी से बंद करने तक, यानी कि तकरीबन 8 से 9 बजे के आसपास तक अधिकांश सब्जियां बची रहेंगी। सेल्फ लाइफ जो है हरी साग सब्जी का बहुत ज़्यादा नहीं होता है, वहाँ भी नुकसान सहना पड़ सकता है। सब्जियों के अचानक दाम बढ़ने को लेकर सियासत भी करने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सरकार को निशाने पर लिया। कोई एक सब्जी का नाम बता दो जो 45 रुपए से कम हो, जो मिल रहा हो। एक सब्जी का नाम बताइए। गोभी का क्या भाव है बताइए, प्याज टमाटर का क्या भाव है, आलू का भाव बता दीजिए कितना है। तो ये पूरी तरीके से आप देखिएगा, पटना में आलू जो है 45 रुपए किलो मिल रहा है, ये सच्चाई है। तो इस पे कोई सरकार कोई देखने वाला नहीं। सारी चीज जो है 100 के पार चली जा रही है। कई सब्जियां जो 4-5 रुपए किलो आलू मिलता था वो आज 45 किलो रुपए आलू मिल रहा है। तो गरीबों का डेली जो अन्न जो है पेट भरने के लिए, आप समझिए कि कितना बड़ा ये चल रहा है, लेकिन इस पे कोई बोलने को तैयार नहीं है, चुप्पी साधे हुए। तो हमने आपको दिल्ली की रिपोर्ट दिखा दी, उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट दिखा दी, बिहार की रिपोर्ट दिखा दी, राजस्थान भी चल लेते हैं, राजस्थान की कहानी सुन लेते हैं। यहां सब्जियों की कीमत क्या है, दुकानदार क्या कह रहे हैं, खरीदार क्या कह रहे हैं। एक बार फिर से सब्जियों के दाम ने जो भाव है वो तेजी देखी गई है, जिसकी वजह से गरीब परिवार और मिडिल क्लास परिवार का बजट जो है वो पूरी तरह से डगमगा गया है। इससे पहले जो सब्जियां लगभग 10 दिन 15 दिन पहले जो भाव थे उससे बहुत ज़्यादा तेज़ी जो है वो आ चुकी है, जिसका असर जो है बाज़ारों में देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त जयपुर की सब्जी मंडी में हूँ, जहाँ पर अभी के ताज़ा जो भाव है मैं पूछना चाहूँगा इन दुकानदार से। वैसे साहब, ये टमाटर के भाव, लौकी के भाव ज़रा आप पास आएंगे, बताएंगे क्या भाव है और कितना फ़र्क है? 60 रुपए किलो बिक रहा है अभी मंडी में, 60 से लेकर 80 रुपए तक को। और लौकी भी 50, 40 रुपये की है। और मिर्ची 60 रुपए किलो, 50 रुपए किलो के भाव से बिकी। नींबू 40 का पाव, और बैंगन 40 रुपए किलो, करेला 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो, खीरा 40 रुपए किलो। सब अभी महंगी, सब सब्जियाँ महंगी आई। कितना फ़र्क है? मतलब पिछले 10-15 दिन से कितना फ़र्क आ गया है सब्जियों में? काफ़ी बढ़े हैं दाम? कम से कम 50% दाम बढ़ गए, 50% दाम ज़्यादा बढ़ गए आज के 20 दिन पहले से। जो 40 रुपए किलो मिलता था अभी 80 रुपए किलो, 60 रुपए किलो मिल रहा है।
जो 1 किलो ले जाते थे अब 250 ग्राम लेके जा रहे हैं। पहले टमाटर आता था 20-30 रुपए किलो, अब एकदम 80 रुपए किलो हो गया। और जैसे करेला वगैरह थे 30-1 रुपए किलो, वो 60 रुपए, हर चीज़ 60 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए से कम कोई सब्जी नहीं है। लगभग यही आ रही थी। बजट कहाँ 20 रुपए से एकदम 50 रुपए, तो आदमी क्या करेगा, गरीब आदमी। तो सब्जियों की कीमत बढ़ने का सीधा असर डायरेक्ट गृहिणियों पर पड़ता है, किचन के बजट पर पड़ता है, उन महिलाओं पर पड़ता है जो किचन संभालती हैं, घर को संभालती हैं। वो क्या कह रही हैं बढ़ती कीमतों को लेकर, आइए सुनते हैं। आपको बता दें अभी मौजूद है मीनाक्षी जी के घर पे। मीनाक्षी जी एक गृहिणी हैं और किचन का पूरा जो बजट बिगड़ा है और किस तरीके से इस महंगाई को ये कूप अप कर रही हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सवाल यही है कि जब भी महंगाई की बात होती है और खास तौर पर खाने पीने के सामान की, राशन के सामान की, सब्जियों की, तो किचन के बजट पे कितना असर पड़ता है। और अभी सब्जी महंगी हो गई है, तो कैसे मोल भाव करती हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ, किचन पे तो हमारा जो जैसे ही अभी सब्जी लेने जाते हैं, जैसे हम सोचते हैं कि चलो 500 रुपए लेके जाएं, 1000 रुपए लेके जाएं, उससे तो कुछ होता ही नहीं है। मतलब वो तो समझो कि जाए फर्स्ट खर्च हो जाते हैं। जैसे अभी हम अभी कुछ टाइम पहले मार्केट गए, पहले कुछ टाइम मतलब 2 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले की बात है, तो जैसे हमें टमाटर का रेट पूछा तो 40 था। सडनली कुछ टाइम बाद जैसे मार्केट गई तो 100 रुपए किलो हो गया। तो उसमें तो जैसे एक टमाटर 2-3 टमाटर डालने का होती है सब्जी में, आप एक या आधे से काम चलाना पड़ता है। सब्जी की महंगाई से किचन पर बहुत बुरा असर पड़ा है, क्योंकि जो चीजें हम डबल करके खाते थे उसको हाफ करके खाना पड़ रहा है, और सब्जियों की बजाय दालों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, और दालें भी उसके एवज में, सब्जी के एवज में काफी महंगी हो गई हैं। इसलिए दाल सब्जी सभी से बजट खराब हो रहा है। महंगाई बहुत से ज्यादा है, क्या खाए बच्चों को और क्या खिलाए, कहाँ से बचाए, कुछ पता नहीं चलता। अब क्या करें, थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ता है हर चीज को। 1 किलो टमाटर लेने जाओ तो आधा किलो लेके आओ। जहाँ सब्जी का थैला भर के लाते थे वहाँ आधा ही आता है। सबकी हो रही है अब ये। अब महंगाई इतनी हो गई तो क्या करें। हम और चीजों में तो कटौती कर सकते हैं, खाने के मामले में तो नहीं होती। हाँ, ज्यादा से कम हो सकता है इतना मैनेज करने के लिए करना पड़ता है। बाकी ऐसा है कि भाई खाना तो खाना ही है, भले ही हम मेकअप का सामान ना लाए, घर में सजावट का ना लाए, पर सब्जी तो लानी पड़ेगी। हाँ जी। लेकिन अब सवाल यह है कि बारिश में ही सब्जियों की कीमत पर असर क्यों देखा जाता है, क्यों सब्जियां महंगी हो जाती हैं। आइए आपको बताते हैं। दरअसल बारिश में सब्जियों में कीड़ा लगने का खतरा होता है। पानी से सब्जियां गल जाती हैं, बारिश से सब्जियां गलती हैं, इसकी वजह से खेत से मार्केट तक सब्जियां नहीं पहुंच पाती हैं। बारिश से फसल भी बर्बाद होती है, सब्जियों की उपज पर असर पड़ता है, सब्जियों की आपूर्ति घटती है जबकि डिमांड उतनी ही रहती है। ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत आती है क्योंकि कई जगह रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, बाढ़ की वजह से कई जगह संपर्क कट जाता है, इसकी वजह से भी सब्जी मार्केट पर असर होता है। यानी लगातार भारी बारिश के चलते खेतों में पानी भर गया हो, फसलों को नुकसान हो गया हो, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ रही हो, जिसकी वजह से कीमत बढ़ती है। व्यापारियों का कहना है कि कुछ दिनों तक सब्जियों के दाम ऐसे ही रहेंगे, लोगों के किचन में महंगाई का कोहराम रहेगा, लेकिन 20-25 दिन के बाद थोड़ी राहत मिलने लगेगी जब नई सब्जियों की खेप आने लग जाएगी। लेकिन प्याज के दाम अक्टूबर तक ऐसे ही रहने की आशंका व्यापारी जता रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में बरस रहे मानसून गर्मी से तो राहत दे रहा है, लेकिन इसके साथ ये बाढ़, जलभराव और लैंडस्लाइड की वजह भी बन रहा है। लेकिन इसी के साथ इस सीजन में हिमाचल के लाहौल स्पीति का एक गांव लिंडूर जोशीमठ वाले खतरे की वजह से संकट में आ गया है, जो इन दिनों काफी चर्चा में है। कैसे ये पूरा गांव दरकने लग गया है, लोग कैसे दहशत में हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए, तस्वीर आपके सामने है, कैसे गांव की जो मिट्टी है, गांव की जो जमीन है, उसमें दरार देखी जा रही है, गहरी दरारें दिख रही हैं और कहा जा रहा है कि पहाड़ कमजोर हो रहे हैं। इन्हीं दरारों में बारिश का पानी जाने से नीचे की मिट्टी में पानी घुलकर पहाड़ों को खोखला कर रही है। तस्वीरें जरा फुल स्क्रीन आप देखिए, कैसे तेजी से मिट्टी में कटाव हो रहा है और गांव के गांव कहा जा रहा है कि विनाश के कगार पर आकर खड़े हो गए। उत्तराखंड के जोशीमठ की तरह ही हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले के लिंडूर गांव में जमीन में दरारें आने लगी हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार स्थिति ज्यादा बदतर नजर आ रही है। जमीन में पड़ी दरारों की वजह से खेती पूरी तरह से बाधित हो गई है। ग्रामीण अधिकारियों से तत्काल सहायता की अपील कर रहे हैं।
लगातार बढ़ती दरारों से फसलों को खतरा हो गया है। लिंडूर गांव के लोग खतरे के साए में जीने को मजबूर हैं। पिछले साल भी लिंडूर गांव में 16 में से 9 घरों में जमीन धंसने से दरारें आ गई थी। इस बार भी लोग खतरे के साए में जीने को मजबूर हैं। पिछले लगभग 4 सालों से लाहौल स्पीति जिले में भारी बारिश और प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं ज्यादा देखने को मिली हैं। ग्रामीण भू धसाव को जलवायु परिवर्तन से जोड़कर देख रहे हैं। हिमाचल में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी। भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। इससे सड़कों पर आवागमन ठप हो चुका है। शिमला और सिरमौर के कुछ क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट भी जारी किया गया है। 10, 11 और 12 जुलाई को प्रदेश के बहुत से स्थानों में प्लेन के क्षेत्र हो गए, मध्यवर्ती क्षेत्र हो, जो हाई रीचेज भी हैं, वहाँ पे बारिश होने की संभावना है। और जो हैवी रेनफॉल का अलर्ट है, देखिए वो 11 और 12 जुलाई को इशू किया गया है। जो हमारे क्षेत्र हैं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, सोलन, शिमला, सिरमौर, तो इन्हीं क्षेत्रों में देखिए 11 और 12 तारीख को हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। और फिर 13 तारीख से थोड़ी ग्रेजुअल रिडक्शन होगी वेदर एक्टिविटी में। मौसम विभाग ने शिमला, सिरमौर जिले के अलावा कांगड़ा, मंडी, सोलन और चंबा जिले में आंधी और भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे में हिमाचल के धर्मशाला में सबसे ज्यादा 214 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। ऐसे में कहा जा सकता है कि अभी हिमाचल को राहत मिलने की उम्मीद बहुत कम है। दरअसल हिमाचल में जियोलॉजिकल सर्वे की एक रिपोर्ट बताती है कि जोशीमठ वाले खतरे से हिमाचल प्रदेश में इलाके में काफी ज्यादा संकट है। हिमाचल की 17,000 जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा है और ये अच्छी खबर नहीं है हिमाचल प्रदेश के लिहाज से। 1357 जगह तो राजधानी शिमला में ही मौजूद हैं। बारिश में मिट्टी लगातार फूल रही है। सड़क और मकान धंसने का खतरा बना हुआ है। लाहौल स्पीति के जिला प्रशासन ने स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए रखने का दावा किया है। साथ ही IIT मंडी से भी इस आपदा को देखते हुए मदद ली जा रही है। हिमाचल का लिंडूर गांव 10,800 फीट की ऊंचाई पर बसा है। GSI और IIT मंडी ने अपनी टीम स्टडी में बताया था कि गांव को तुरंत खाली करने की या रिलोकेट करने की जरूरत है, क्योंकि गांव के ऊपर 5 कुहलों में पानी के रिसाव से दरार आ गई है। ये गांव जिस जगह पर बसा हुआ है वहां असल में एक प्राचीन मिट्टी और डेबरी का ढेर है। लिंडूर गांव ग्रेट हिमालयन रेंज के बीच में है। यहां पर 10,826 फीट से लेकर 14,763 फीट ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। गांव उत्तर पूर्व में ऊंचाई पर ग्लेशियर का मुंह है, जिसका पानी पिघलकर गांव तक अलग अलग नालों के जरिए आता है। GSI ने अपने स्टडी के आधार पर कहा था कि यह गांव अस्थायी ढलान पर बना है। अगर तेज बारिश आई तो गांव को नुकसान हो सकता है या गांव विनाश के मुहाने पर जा सकता है। भारत में पहाड़ी राज्य जैसे उत्तराखंड और हिमाचल लैंडस्लाइड के सबसे ज्यादा खतरे की जद में होते हैं। भारत में लैंडस्लाइड का खतरा कितना जानलेवा है, इसको आंकड़ों से समझने की कोशिश करते हैं। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड के खतरे में भारत दुनिया में 4थे नंबर पर है। प्राकृतिक आपदा में मौत की तीसरी सबसे बड़ी वजह है लैंडस्लाइड। दुनिया में लैंडस्लाइड से होने वाली मौत का आंकड़ा 20% सिर्फ भारत में है। 4,20,000 वर्ग किलोमीटर एरिया लैंडस्लाइड के खतरे की जद में होता है। देश के 12.6% इलाके पर लैंडस्लाइड का खतरा होता है। नॉर्थ वेस्ट हिमालय का 1,40,000 वर्ग किलोमीटर एरिया लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। 66.5% लैंडस्लाइड नॉर्थ वेस्ट हिमालय में होते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये कितनी गंभीर समस्या है, खासकर उत्तराखंड और हिमाचल जैसे राज्यों के लिए। अब जल्दी से आपको नेपाल की बाढ़ की एक तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें तेज बहाव में एक नहीं बल्कि 2 युवक फंस गए। तस्वीर देखिए, नेपाल में भी लगातार जबरदस्त बारिश रिकॉर्ड की जा रही है और कैसे एक युवक बह था, उसके पीछे पीछे दूसरा युवक भी बहता चला गया और इन्हें बचाने की कोशिश किस तरह से की गई, जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि बाद में इन युवकों को सुरक्षित बाढ़ की बहाव से निकाल लिया गया। एक खूबसूरत जोड़ा जो अपनी जिंदगी के हसीन सपने संजो रहा था, जिंदगी जीने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन अचानक एक पति पत्नी ने आत्महत्या का फैसला किया। लेकिन क्यों? स्क्रीन पर आपने जिस जोड़े की खूबसूरत तस्वीर देखी,
वो हरीश और संचिता की तस्वीर है। साल 2021 में दोनों ने लव मैरिज की थी, लेकिन 7 जुलाई को दोनों ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। हरीश ने बनारस में आत्महत्या का खौफनाक कदम उठाया, तो संचिता ने पति की आत्महत्या की खबर सुनते ही छत से कूदकर अपनी जान दे दी। उत्तर प्रदेश में बनारस और गोरखपुर में 2 आत्महत्या की खबर से पूरा प्रदेश सन्न रह गया। आत्महत्या की वजहें तलाशी गई तो वजह बेरोजगारी सामने आई, क्योंकि हरीश पिछली फरवरी से बेरोजगार था। उससे पहले वो मुंबई में एक बैंक में नौकरी करता था, लेकिन हरीश फरवरी से नौकरी ढूंढ रहा था। हरीश और संचिता कई सालों तक लिव इन रिलेशन में रहे। इसके बाद दोनों ने लव मैरिज की थी, यानी कि हरीश को अपनी फैमिली की तरफ से कोई परेशानी नहीं थी। हरीश ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी, ये सच है, और उसके साथ संचिता ने भी यही कदम उठाया। लेकिन हम आप सभी से कहना चाहते हैं कि दुनिया का कोई भी दुख, संकट, परेशानी ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो, या फिर जिसका समाधान आत्महत्या में ढूंढा जाए। आत्महत्या समस्या है, क्योंकि आपके जाने के बाद आपसे जुड़ा हर शख्स प्रभावित होता है। लेकिन इस खबर के बारे में जिसने भी सुना वो दंग रह गया। आइए एक छोटी सी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दो 2021 से संचिता और हरीश अपनी लव लाइफ में खुश थे। खुशियों के इन पलों को उन्होंने यादों के सहारे बांधा भी था। लेकिन एक कमजोर फैसले ने इस बंधन को तोड़ दिया। हरीश ने बेरोजगारी से परेशान होकर सुसाइड करने का फैसला किया और बनारस में पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। हरीश के सुसाइड की खबर संचिता को पता चली तो संचिता ने भी मायके में अपने घर की छत से कूदकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। हरीश जी नौकरी भी छोड़ दिए थे, छोड़कर यहीं पर थे। करीब फरवरी से यहीं पे थे, मेरे साथ ही थे, और मैं भी यही चाह रहा था कोई यहीं रहें। फिर जब अचानक आज सुबह खबर ये आई कि अब दोनों एक दूसरे को बहुत पागलों जैसा प्यार करते थे, दोनों एक दूसरे को एक सेकंड अलग नहीं रहते थे। जब अचानक खबर आई है करीब 9:15 के आसपास कि हरीश ने आत्महत्या कर लिया है, तो ये बस 2-4 मिनट के अंदर ही गई और छत के ऊपर से कूद गई। हरीश फरवरी के बाद से ही अपने ससुराल में रहता था। हरीश घर से पटना जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन वो कैसे बनारस पहुंचा और क्यों पहुंचा किसी को पता नहीं। हरीश ने सारनाथ के एक होम स्टे में कमरा ले रखा था। 7 जुलाई को हरीश को खोजते खोजते उसके रिश्तेदार पहुंचे तो हरीश का कमरा अंदर से बंद था और खिड़की से झांकने पर पता चला कि हरीश का शव पंखे से लटका हुआ है। सूचना मिलने पर थानाधिकारी एवं मेरे स्वयं द्वारा भी मौका मुआयना किया गया एवं उसके बाद में उनका शव जो है वो कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि आज सुबह ही इनके परिवार को सूचना मिली कि वाराणसी के थाना सारनाथ क्षेत्र में इनके दामाद जो रुके हुए थे वहाँ एक होटल में, उन्होंने भी वहाँ पे आत्महत्या की थी। उसी की सूचना मिलने के बाद में इनकी बेटी द्वारा ये आत्महत्या का कदम उठाया गया है और जितनी भी विधिक कार्रवाई है वो आगे सुनिश्चित की जा रही है। हरीश ने आत्महत्या क्यों की, इसके पीछे वजह बेरोजगारी बताई जा रही है, लेकिन सच तो यह है कि किसी भी समस्या का समाधान सुसाइड नहीं हो सकता। हरीश और संचिता की सुसाइड के बाद अखिलेश यादव ट्वीट कर सूबे की बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं। देश की 56% आबादी युवा है और इस युवा देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। लेकिन इस समस्या का हल सुसाइड तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि आत्महत्या करना कोई हल नहीं बल्कि एक नई समस्या को जन्म देना है। हरीश की आत्महत्या के पीछे बेरोजगारी को वजह बताया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई में बेरोजगारी आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या है? भारत में बेरोजगारी दर 6.7% के करीब है।
और उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 3.8% के करीब है। यूपी में देश की अपेक्षा बेरोजगारी की दर आधी नजर आती है। बेरोजगारी की वजह से सुसाइड करने वालों की तादाद 2.3% होती है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 2020 में बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या करने वालों में 67% ऐसे थे जिनकी उम्र 45 साल से कम थी। ऐसे में युवाओं की इस मानसिक हताशा और कमजोरी को लेकर हमने एक्सपर्ट से बातचीत की। मानना है कि हमें इससे बचाया कैसे जाए। इसके इलाज के लिए पता है, डॉक्टर है, साइकियाट्रिस्ट है, मनोचिकित्सक हैं, उनसे मिल सकते, दवा कर सकते हैं, वो सबको पता है। पर उससे पहले हम क्या कर सकते हैं ताकि इसको हम बढ़ने से रोक सकें। हम अपने जीवन को तनाव मुक्त बनाएं, जीवन शैली को जटिल नहीं सरल बनाएं। जिन चीज़ों को हम समानतः कर सकते हैं सिस्टमैटिक वे में शेड्यूल बना के फॉलो करें। उठने का, खाने का, पीने का, सोने का समय निर्धारित करें। हमारे जीवन में दिनचर्या में व्यायाम का बहुत बड़ा योगदान है। किसी प्रकार की एक्सरसाइज, योगा हो, एक्सरसाइज हो, जिम हो, जो भी आप कर सकें, आपका शरीर आपको अनुमति दे वो करें। उससे हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स और अलग तरह के केमिकल्स का उत्पादन होता है जो सेरोटोनिन को बढ़ाते हैं। सेरोटोनिन जो हमारा हैप्पी केमिकल भी कहा जाता है, न्यूरोकेमिकल कहा जाता है, जिसकी की कमी से ही दिमाग में उदासी या अवसाद रोग होने के चांस बढ़ जाते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की माने तो भारत में हत्या से ज्यादा आत्महत्याएं के केसेस दर्ज किए जाते हैं। दोनों में 5 गुने का अंतर है। देश में 10 लाख लोगों को आधार बनाया जाए तो केवल 2 लोगों पर हत्या का केस दर्ज होता है, जबकि सुसाइड करने पर यही केस 5 गुना बढ़ जाते हैं और 10 लोगों के खिलाफ ही मामला दर्ज होता है। 2020 में यूपी में 3,939 हत्या के केस दर्ज हुए, लेकिन 4,804 केस आत्महत्या के दर्ज किए गए। दुनिया हर साल विश्व आत्महत्या निरोध दिवस भी मनाती है, फिर भी दुनिया में हालात ऐसे बने हुए हैं कि दुनिया में जितने लोग युद्ध में मारे जाते हैं, जितने लोगों की हत्या होती है, उससे ज्यादा लोग दुनिया में सुसाइड करके अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं।